दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क चैनल में। आज हम देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमने कलेक्ट किया है प्रीवियस एग्ज़ाम में। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम संकल्पना देता है। इसका मतलब न्यूटन का जो पहला नियम है वो क्या बताता है हमें? तो वो बताता है हमें जड़त्व का नियम। हमने कल की क्लास में बताया था जड़त्व क्या होता है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर कोई गति में है तो वो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, यह न्यूटन के किस नियम का समर्थन करता है? तो ये नियम का समर्थन करता है ये थर्ड लॉ का। अगर एक लकड़ी का ब्लॉक है, ये स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है, अगर इस पर हम कोई कील यहाँ पर हमें लगाना है तो हमें क्या करना होगा? अगर ये लकड़ी का गुत्ता जो स्वतंत्र अवस्था में लटका हुआ है अगर ये फिक्स्ड होता तो हमें एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलता। इसलिए अगर ये स्वतंत्र अवस्था में है तो ये उतना रिएक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा, इसलिए कील ठोकना बहुत ही कठिन हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये लिखा है गैलीलियो। ठीक है, ये क्या लिखा है? गैलीलियो लिखा हुआ है, गैले, ठीक है। ये जहाँ पर जो गलियो लिखा हुआ है ये गैलीलियो लिखा हुआ है, ठीक है। तो गैलीलियो के गिरते हुए पिंड को न्यूटन के किस नियम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है प्रथम नियम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो आधारित है तृतीय नियम पे। ये हमारा रॉकेट है, ये नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब एक बल लगाएगा, तो वो बल इसको क्या करेगा? ऊपर की तरफ एक गति प्रदान करेगा। तो जो रॉकेट जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेट इंजन किसके संरक्षण नियम पर आधारित है? तो ये आधारित है रेखीय संवेग के संरक्षण के नियम पर। सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए पृथ्वी का कौन सा बल जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो सन है इसके किनारे हमारा क्या, ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है। तो ये जो चारों तरफ घूमता है ये किसके कारण घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। और गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्थर को ठोकर मारने पर मनुष्य को चोट लगता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्रतिक्रिया के कारण, एक्शन और रिएक्शन के कारण, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा है, इस पे हम अगर कोई टक्कर मारते हैं तो ये पत्थर भी उतने ही फोर्स का हमें अपोजिट फोर्स लगाता है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिक्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह दर्शाता है रुद्धोष्म प्रक्रिया को। किसको? रुद्धोष्म प्रक्रिया को। जब टायर फटता है, ठीक है, तो तापमान तो क्या होता है? अचानक से तापमान इसमें क्या होता है? गिरावट सी आ जाती है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा सत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है। द्रव्यमान जो होता है पूरे यूनिवर्स में क्या होता है? समान, मतलब पूरे ब्रह्मांड में द्रव्यमान का मान क्या होता है? समान होता है। और जो भार होता है, ये हमारा अर्थ है,
ध्रुवों पे भार का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार ध्रुवों पे क्या होगा? अधिकतम होगा, ठीक है। और केंद्र पे भार क्या होता है हमारा? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो द्रव्यमान और भार में कौन सा कथन सत्य है? तो हमारा जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। क्या होता है? अपरिवर्तनशील होता है। भार परिवर्तनीय होता है, ये भी ऑप्शन सही है। और जो ऑप्शन सी है दोनों, मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन सही है, ठीक है। भार हमारा क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमेशा जीरो होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमने कल बताया था F बराबर m इंटू ए बराबर है एक मिनट, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये न्यूटन का सेकेंड नियम है, ठीक है। तो ये बोल रहा है किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो जो हमारा हो गया F बराबर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। बल समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता किसके? बल के। जो हमारा त्वरण हो गया वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? बल के। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियत चाल से गति करने वाले पिंड का दूरी समय ग्राफ क्या होगा? नियत चाल से, तो हम जब ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये वाई है और ये एक्स है। अगर इधर हमने टी ले लिया, टी टाइम, और इधर हमारा क्या है? सॉरी, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इधर हमने ले लिया दूरी, ये हमारा क्या है? दूरी है, डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो ये जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल क्या होगा? एक सीधी रेखा में जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सरल रेखा। एक सरल रेखा बनाएगा, ठीक है। ये हमारी एक सरल रेखा, दूरी समय का जो ग्राफ होगा वो क्या देगा? हमें एक सरल रेखा देगा नियत चाल पे। अगला क्वेश्चन। लिफ्ट में बैठे हुए किसी व्यक्ति को अपना भार अधिक कब महसूस होगा? तो आप सभी लिफ्ट में बैठे होंगे, तो जब लिफ्ट हमारी जब ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर सपोज एक आदमी खड़ा है, तो उस पर एक और भी फोर्स काम करेगा जो होता है एम जी के बराबर। किसके बराबर? एम जी के बराबर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो ये क्या होगा? जब ऊपर जाएगा तो हमें क्या होगा? भार अपना कम महसूस होगा, ठीक है। क्या होगा? कब महसूस होगा, ठीक है। तो ये कम महसूस होगा। और जब हमारा ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ तो हो गया, जब नीचे की तरफ आएगा तो हमारा एम जी और साथ में इसका वेट दोनों क्या होगा? नीचे की तरफ काम करेगा। तो जब लिफ्ट जो होगी हमारी नीचे की तरफ आएगी, तो हमारा भार हमें क्या होगा? ज़्यादा प्रतीत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 11.2 मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारी पृथ्वी है। अगर हम यहाँ पर खड़े होकर के एक पत्थर को या किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर फेंक दें, तो वो पिंड कभी भी वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। क्या होगा? वो बाहर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार, अभी बताया, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पे हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? ध्रुवों पे हमेशा अधिक होगा। और केंद्र पे क्या होगा? केंद्र पे भार उसका होता है शून्य। कितना होगा? जीरो। अगला प्रश्न देखते हैं। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया है? जो जड़त्व का सर्वप्रथम नियम दिया था वो दिया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने।
न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिया? तो वो दिया है केपलर ने। केपलर ने ग्रहों के संबंधित कितने नियम दिए हैं? 3 नियम दिए हैं, ठीक है, 3 लॉ किसने दिए हैं? केपलर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड को क्षैतिज से कितना कोण बनाकर फेंके जाने पर वह सर्वाधिक दूरी तय करेगा? तो वो तय करेगा 45 डिग्री का जब एंगल बना करके, अगर कोई यहाँ पर आदमी है, अगर वो एक पत्थर को कितना फेंके, 45 डिग्री अगर एंस बना करके फेंके वो, तो वो क्या होगा? पिंड सर्वाधिक दूरी तय करेगा। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है, भारहीनता कब होती है? हमें अपना वेट जीरो कब महसूस होता है? तो वो महसूस होता है गुरुत्वाकर्षण की जीरो स्थिति पे, ठीक है, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होगा वहां पर हमें अपना वेट जीरो महसूस होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध को मथने पर क्रीम क्या होता है? अलग हो जाता है। यह बल किस बल के कारण होता है? तो ये होता है अपकेंद्र के कारण। अपकेंद्री जो बल होता है, जब हम दूध को मथते हैं तो क्या होगा? सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। और एक जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? अपकेंद्र बल। दूध को मथने पर क्रीम का जो अलग हो जाना है वो कहलाता है अपकेंद्र बल के कारण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाहन में लगे ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? जो वाहन में ओडोमीटर लगा रहता है उससे मापते हैं हम दूरी को, और स्पीडो से हम क्या मापते हैं? चाल को, ठीक है। तो जो दूरी मापने के लिए होता है वो क्या कहता है? ओडोमीटर। उसे क्या बोलते हैं? ऑडियोमीटर नहीं, ओडोमीटर है ये, ओडो, ठीक है, ओडोमीटर। इसको कलर के लिए ये क्या है? ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दूरी का मान होता है सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा दूरी हमेशा ही हमेशा क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, जो ऋणात्मक त्वरण है उसे कहते हैं माइनस ए, ठीक है। ए हमारा एक्सेलरेशन है, जब ये नेगेटिव लगता है तो इसे क्या बोलते हैं? मंदक, ठीक है, क्या कहते हैं? मंदक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदक। ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से संपर्क बल किसे कहते हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल जो कॉन्टेक्चुअल जो फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं? तो कौन सा बल होगा? हमारा घर्षण बल। अब बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल फोर्स और नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स क्या होता है? जो हमारा, अगर कोई एक सरफेस, ये बॉडी यहाँ पर है, अगर दूसरी बॉडी यहाँ पर, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में अगर टच में है तो इसे क्या बोलते हैं? घर्षण बल, ठीक है। आपस दूसरे में क्या होगा? इसे बोलते हैं संपर्क बल, ठीक है। अगर हमारा एक ब्लॉक यहाँ पर है, ये अर्थ पे रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उसे क्या बोलते हैं? घर्षण बल। और ये किसका एग्जाम्पल होगा? संपर्क बल का। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स का, ठीक है। अगर यहाँ पर एक चुंबक है, उसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है, एक चुंबक यहाँ पर है, इसका साउथ पोल यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टेक्चुअल फोर्स बोलते हैं। तो इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा घर्षण बल। क्या होगा? घर्षण बल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा संपर्क बल और असंपर्क बल किसे कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान ध्रुवों के बीच बल होता है। समान ध्रुव, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है, तो ये दूसरे को क्या करेंगे? दूर भेजेंगे। क्या करेंगे? दूर भेजेंगे। अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो ये दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट, ठीक है। ये दूसरे एक दूसरे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ये प्रतिकर्षण बल। समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है, जिसे बोलते हैं प्रतिकर्षण बल।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशीन के कल पुर्जों के अंदर टूट फूट का कारण है, तो ये कारण है घर्षण बल का। ठीक है, मशीन मान लो ये मशीन का एक धुरी है, दूसरा धुरी यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कहते हैं उसे घर्षण बल। ठीक है, घर्षण बल बोलते हैं उसे। और ये क्या होता है, जो कल पुर्जे अंदर होते हैं, जो खराबी आती है किसी मशीन के अंदर, वो किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण होता है। हमारा ये हमारा जो मान लो हमारा साइकिल है या बाइक है, उसका ये टायर है, ये ज़मीन पे जब क्या होता है टच करता है, ये चलता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये इसके जो स्पाइक होते हैं ना, जो खुट्टियाँ लगी रहती हैं, वो धीरे धीरे क्या होती है, घिस जाती हैं। ये किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण होता है। एक और क्वेश्चन, हम पृथ्वी पर चल पाते हैं, अर्थ सरफेस पर चल पाते हैं, किसके कारण चल पाते हैं हम, घर्षण बल के कारण। ठीक है, अगर कहीं पर हिलना है या कहीं पर कीचड़ उचड़ होता है तो वहाँ पर ईजिली नहीं चल पाते, हम फिसल जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल कम हो जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि जो फुटबॉल प्लेयर हैं उनके जूते स्पाइक वाले क्यों होते हैं, उनके जूतों में कांटे कांटे क्यों लगे रहते हैं, ये क्यों होता है, घर्षण बल को अधिक करने के कारण होता है। घर्षण बल जो होता है अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। अच्छा इसलिए होता है, अगर घर्षण बल ना हो तो हम पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे। ठीक है, और घर्षण बल का एक नुकसान ये है कि ये मशीनों की जो इफ़िशियंसी है वो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। अगर घर्षण बल ना हो तो अगर हम किसी साइकिल का पैडल एक बार मार दें तो वो साइकिल चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं। अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में उसे भी बताइएगा।